चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये आपका आईसीटी मॉडल ऑफ टीचिंग से ही है। इन द एश्योर मॉडल द लेटर ए स्टैंड्स फॉर, ठीक है, जो ये एश्योर मॉडल है आपका टीचिंग का आईसीटी का, ठीक है, आईसीटी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन है ये। तो ये इसमें ए क्या है? एनालाइज लर्नर्स, असेस रिसोर्सेज, अप्लाई मेथड्स या अडेप्ट इंस्ट्रक्शन। ए है आपका एनालाइज लर्नर्स, ठीक है, लर्नर्स का एनालिसिस होता है। एक बार इसको हम देखते हुए भी चलते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर ये हमारा एश्योर मॉडल था। एश्योर क्या है? एक तरीके का एक्रोनेम है। मॉडल होता क्या है? आपको क्लासरूम में टीचिंग किस तरीके से करनी है, क्लासरूम में आप टीचिंग किस तरीके से करने वाले हो, उसके लिए कई सारे इस तरह के मॉडल्स तैयार कर दिए गए। मॉडल वैसे भी जनरल भी समझो ना क्या होता है। आपको अगर कोई मशीन तैयार करनी है तो आप उसका प्रोटोटाइप तैयार करते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपका क्या होता है, मॉडल होता है। तो मॉडल जो आपको एक्चुअली में क्लासरूम में फंक्शन करना है, आप कौन से मॉडल को फॉलो करते हो ये आप देखते हो। तो यहाँ पर एश्योर मॉडल जो है आपका आईसीटी मॉडल का मतलब क्या है? आईसीटी मॉडल का मतलब है कि आप जो भी टीचिंग करोगे उसमें आईसीटी का प्रयोग जरूर करोगे, किसी ना किसी आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोई पीपीटी इस्तेमाल कर रहे हो वो आप जरूर करोगे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो एश्योर मॉडल दिया था, एश्योर में जो ए है, ए का मतलब होता है एनालाइज लर्नर, ठीक है, लर्नर का एनालिसिस करना। लर्नर को एनालिसिस मतलब क्या करोगे? तो इसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उसका मानसिक स्तर कितना है, उसी के हिसाब से तो आप क्या कर सकते हो, आप उद्देश्य निर्धारित करोगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एश्योर मॉडल था। एस से क्या होता है? स्टेट, यानी कि अब आप ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य निर्धारित करोगे। फिर होता है सेलेक्ट, एस फॉर सेलेक्ट, यानी आप चयन करोगे। किसका चयन करोगे? आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी चाहिए, क्या कंटेंट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसमें टीचिंग लर्निंग एड कौन सी यूज करोगे, ठीक है, किस प्रकार की आईसीटी यूज होगी, वो सब आप सेलेक्ट करोगे। फिर होता है यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब होता है यहाँ टीचिंग कर रहे हो, अब आप क्लास में क्या कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो। मीडिया मटेरियल जो आपने अभी तक चयन किए था उसको अब आप क्या करोगे, यूज करोगे। फिर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर जब आप पढ़ा रहे हो तो सिर्फ आपका बोलना नहीं होगा, यहाँ पर बच्चे को भी तो इन्वॉल्व करना है, तो लर्नर का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और लास्ट में आप क्या करते हो, इवेल्युएट, यानी कि आप क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे यहाँ पर, ठीक है। हर जगह आपका यही चलेगा, कोई भी मॉडल देख लो उसमें आपका प्लानिंग होगा, ठीक है, फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा और फिर आपका क्या होगा, इवेल्युएशन होगा। हर मॉडल ऐसे ही ब्रेकडाउन होगा, सब में यही चीज अप्लाई करने ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच मॉडल फोकसेस ऑन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एट एवरी स्टेज? कौन सा मॉडल हर चरण में निरंतर मूल्यांकन पर ध्यान देता है? एडी मॉडल, कैंप मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल या एश्योर मॉडल? इसमें हर स्टेप पे जो फीडबैक मिल रहा था, हर स्टेप पे जो है, यानी उस प्रोसेस को दोबारा फीडबैक के बेसिस पर दोहराया जाता है, ये आपका डिक एंड कैरी मॉडल है, ठीक है। ये देखो ये डिक एंड कैरी मॉडल है। अच्छा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिक एंड कैरी मॉडल सर्कुलर मॉडल है, लीनियर मॉडल है, तो लीनियर मॉडल है, ठीक है, लीनियर मॉडल है, मतलब स्टेप्स एक बार ऐसे चलते हैं, लेकिन इसका एक बीच में जो प्रोसेस वाला स्टेप है उसमें लगातार क्या होता है, फीडबैक मिलता रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो आप गोल्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है, आपने इंस्ट्रक्शंस का एनालिसिस किया और आपने क्या किया, एंट्री बिहेवियर को भी एनालाइज किया, ठीक है। इसके बाद इन सब के बेसिस पर आपने क्या लिखे, परफॉर्मेंस के लिए ऑब्जेक्टिव्स लिखे। सबसे पहले क्या लिखे आपने, उद्देश्य निर्धारित किए। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर प्लानिंग करी कि जब आप टेस्ट लोगे बच्चों का, हम प्लानिंग फेज में क्या करते हैं, इवैल्यूएशन टेक्निक्स भी आपकी कर लेते हैं ना डेवलप, तो वो आपने डेवलप किए। इंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटेजी भी आपने डेवलप करी कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। फिर आपने सेलेक्ट किया मटेरियल कि आपको क्या मटेरियल लेकर पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ स्ट्रेटेजी यानी टीचिंग मेथड वगैरह आ जाएंगे, शिक्षण विधि कौन सी इस्तेमाल करोगे, यहाँ आ जाएंगे टीएलएम, आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या यूज करोगे, ठीक है, आईसीटी क्या यूज करोगे। फिर आपने किया यहाँ पर क्या है, कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है तो हमेशा किसके लिए होता है, चेक करने के लिए होता है, डायग्नोस करने के लिए होता है कि प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहां तक देखो, ये जो आपका ये चला, ये यहाँ पर अभी तक आपकी क्या चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, यहां तक तो आप प्लानिंग और सिलेक्शन ही कर रहे थे ना। इसके बाद आपने जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यहाँ पर किया, ठीक है, आपने चेक किया कि यहाँ पर बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बेसिस पर यहीं से आपका इंस्ट्रक्शन रिवीजन के लिए आपको फिर से वापस क्या मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। अगर ये प्रोसेस यहाँ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बाद आपको पता चला नहीं भाई जो आप पढ़ाना चाह रहे हो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आपने टेस्ट लिया, बच्चों के मार्क्स कम आ रहे, तो आप फिर से कहोगे, फीडबैक गया कि भाई इंस्ट्रक्शंस को रिवाइज करो, अब दूसरे मेथड से पढ़ाना पड़ेगा, फिर से इसका जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको फिर से एक बार इंप्रूव करो। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, समेटिव
जब एक बार समझ लिया, आपको लगा, आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ अब प्रोसेस सही हो गया है, तो आपने समेटिव इवैल्यूएशन किया जिसमें आपने ये देखा कि बच्चे ने क्या सीखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिक एंड कैरी का मॉडल है, जहां पर ये जो मेन प्रोसेस चल रहा है टीचिंग लर्निंग का, यहां पर कंटिन्यूस आपको क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है। ठीक है, जिसके बेसिस पर आप इस प्रोसेस को फिर से सुधार रहे हैं। वैसे लीनियर ही है ये, यहां पर से आपका स्टार्ट हुआ, यहां पर आपका एंड हुआ, वैसे लीनियर है, लेकिन बीच का एक प्रोसेस आपका ये सर्कुलर में चल रहा है, जिससे कि आप प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हो। अरेंज द स्टेप्स ऑफ एडी मॉडल इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, एनालाइज, डेवलप, डिजाइन, इंप्लीमेंट, इवेल्युएट। एडी मॉडल को आपको क्या करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो ये है आपका एडी मॉडल। एडी मॉडल में आप क्या करते हो, एडी भी आपका एक्रोनेम है, जैसे हमने एश्योर मॉडल की बात की थी, एश्योर एक एक्रोनेम था, ऐसे ही एडी भी आपका क्या है, एक एक्रोनेम है। ए फॉर आपका स्टैंड करता है एनालाइज सिचुएशन, या फिर आप क्या कर रहे हो, एनालाइज द लर्नर। सीधे सीधे अगर आपको समझना है तो एनालाइज द लर्नर, आप लर्नर का क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। लर्नर कितना जानता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उसका मानसिक स्तर कितना है, उसी के हिसाब से तो आगे टीचिंग करनी है आपको। ठीक है, फिर डी से आता है डिजाइन। डिजाइन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, और बच्चे के लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे रहेंगे वो आप डिजाइन करोगे। फिर आप करोगे डेवलप। ठीक है, इन चीजों को आप क्या करोगे आगे, या लर्निंग एक्सपीरियंस आपको क्या करना है, इस पे आप टीचिंग मेथड क्या यूज करोगे, वो सब आप इस तरीके से। यहाँ पर आपने कंटेंट वगैरह वो सब देखा। अब डिजाइन का मतलब क्या है, आपने कंटेंट आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके के टीचिंग पॉइंट्स आप बनाओगे, इसके बाद हम चीजों को डेवलप करोगे, टीचिंग मेथड हो गए, आपकी टीचिंग लर्निंग एड आप कैसे यूज करोगे, ये होगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन, यानी आप क्लासरूम में अब इसे आप पढ़ाओगे। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, और बाद में क्या कर रहे हो, इवेल्युएशन कर रहे हो। तो ये आपका क्या है, एडी मॉडल। एडी मॉडल में क्या आया, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले एनालाइज करेंगे, हर मॉडल में ऐसा ही चल रहा है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर हाँ एक चीज जो अलग थी वो ये कि यहाँ पर सिर्फ लर्नर का एनालिसिस नहीं होगा, टोटल जो आपके पास मटेरियल क्या क्या है पढ़ाने के लिए, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज क्या है पढ़ाने के लिए, ये सारी चीजों का एनालिसिस होगा। जो एश्योर मॉडल में सिर्फ लर्नर का एनालिसिस हो रहा था, एनालिसिस यहाँ पर जो होगा, यहाँ हर चीज का एनालिसिस होगा। ठीक है, जितने भी आपको रिक्वायर्ड है टीचिंग के लिए चीजें, वो सब एनालाइज आप यहाँ पर करोगे। फिर आप करोगे डिजाइन, उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग लर्निंग किस तरीके से आगे ले जानी है, आप उसके लिए फिर मटेरियल जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है उसको डेवलप करोगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, उसका क्रियान्वयन करोगे, और लास्ट में आप करोगे इवैल्यूएट। इस तरीके से आपका ये स्टेप वाइज एडी मॉडल चलता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये जो आपका 5E मॉडल है, इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच थ्योरी। ठीक है, 5E मॉडल जो है आपका, जिसमें आपके 5 ई आते हैं, ये कौन सी थ्योरी पर आधारित है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या ह्यूमैनिज्म। तो देखो 5E में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आप बच्चे को क्या करते हो, एंगेज। क्या करते हो, एंगेज। एंगेज मतलब भाई आपको जो भी टॉपिक पढ़ाना है उसमें आप बच्चे की क्यूरियोसिटी जगाओगे। क्यूरियोसिटी जगाई, आपने बच्चे को क्या कर लिया, पार्टिसिपेट करवा लिया कि भाई देखो आज हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं, इससे हम ये चीजें सीखेंगे। बच्चा आया और उस काम को करने में लग गया, यानी आपने उसको संलग्न कर लिया उस क्रिया में, उस एक्टिविटी में, उस लर्निंग प्रोसेस में। अब बच्चा आगे बढ़ेगा और खुद से चीजों को एक्सप्लोर करेगा। अब उस एक्टिविटी में क्या चल रहा है, कैसे होना है, क्या करना है, ये बच्चा खुद एक्सप्लोर कर रहा है। एक बार उसको चीज समझ में आ गई, उसने एक्सप्लोरेशन करके समझ लिया चीज को, तो वो अब उसे एक्सप्लेन कर सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है अपने शब्दों में। वो बता पाएगा कि उसने इस एक्टिविटी में किस प्रकार से क्या चीज की और क्या चीज वो सीखी। फिर वो उसको इलेबोरेट करेगा। इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तार करना, यानी जो मैंने सीखा, ठीक है, जो भी लर्नर ने सीखा वो आगे चल के उसे और ज्यादा चीजों में यूज कर पाएगा। जैसे आपने ये देखा, बच्चे को सेल का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि सेल या बैटरी से आप ये चीजें कर सकते हैं, इससे करंट जनरेट होती है, इससे ये चीज, इससे आपने कोई एक एक्टिविटी में सिखाया था कि इससे देखो ये चीज ऑपरेट हो गई। अब बच्चा इसी ज्ञान को यूज करके और भी कई चीजें मशीन्स में उसको यूज कर रहा है कि हाँ इससे तो मैं ये फैन भी रोटेट करवा सकता हूँ, तो इससे तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो वो ऐसे ऐसे करके वो और ज्यादा उसका विस्तार कर रहा है। ठीक है, फिर इवैल्यूएट, लास्ट में क्या करते हैं हम, उसका मूल्यांकन। पहले बच्चे को एक्टिविटी में एंगेज किया, बच्चे ने खुद से एक्सप्लोर किया, उसने सीख गया, अगर उसे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो वो एक्सप्लेन कर पाएगा, फिर उसको इलैबोरेट करेगा और फिर आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे। अब ये स्टेप्स है आपके 5E मॉडल, ये है, बस इतना ही है। ये किस पर बेस्ड है, बिहेवियरिज्म पे, कॉग्निटिविज्म पे, कंस्ट्रक्टिविज्म पे, ह्यूमैनिज्म पे। अब ये आसान हो गया आपके लिए। कंस्ट्रक्टिविज्म सही है। देखो
यहाँ पर मैंने जो भी बताया, बच्चा यहाँ खुद से एक्टिव है। एक बार आपने उसे एक्टिविटी में एंगेज किया, फिर वो खुद एक्सप्लोर कर रहा है। कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद यही कहता है कि बच्चा अपने खुद से जो है लर्निंग क्रिएट करेगा, ठीक है, खुद से कंस्ट्रक्ट करेगा, खुद एक्सप्लेन कर रहा है, खुद ही उसका विस्तार कर रहा है। तो ये सब क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म में ही आएगा। सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई केयर मॉडल। In the IKEA model, which component ensures learner autonomy and self reflection? IKEA मॉडल में कौन सा घटक शिक्षार्थी के आत्मनिर्देशन और आत्मचिंतन को बढ़ाता है? इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सटेंशन। रिफ्लेक्शन, चिंतन वाला जो लेवल है उसमें बच्चा खुद से रिफ्लेक्ट करता है, आत्मनिर्देशन। आई फॉर क्या है आपका? आई फॉर आपका रहता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब सबसे पहले आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चे को आपने बताया, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करके इसके बाद आपने किया उसे बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ, पहले से बच्चे को पूर्व ज्ञान जितना है उसके साथ आपने उसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बच्चा जो है इससे समझ जाएगा, तो इसके बाद वो क्या कर पाएगा, इसका एप्लीकेशन, यानी कि आपने उससे कोई एक्टिविटी करवाई जिसमें वो इस ज्ञान को यूज कर पा रहा है, ठीक है, जिसमें इस ज्ञान को वो यूज कर रहा है, ये हो गया एप्लीकेशन। फिर आया इसमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब अब बच्चा जो है क्रिटिकली थिंक करके समझने की कोशिश करेगा, जो टॉपिक उसने पढ़ा, जिसको उसने अप्लाई किया, उसके बाद वो उसे अपने दिमाग में संगठित करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, ऑर्गेनाइज करता है अपने दिमाग में। रिफ्लेक्शन आया। और उसके बाद आता है आपका एक्सटेंशन, मतलब अब वो बच्चा जो क्लास में जो भी चीज उसने सीखी है उसको रियल लाइफ में क्या कर पाएगा, वो और ज्यादा यूज कर पाएगा, यानी विस्तार कर पाएगा उसका, ठीक है, तो रियल लाइफ में इसे यूज करेगा। तो इसमें रिफ्लेक्शन जो है वो पार्ट क्या है आपका, जहां बच्चा आत्मचिंतन करके खुद से ये समझने की कोशिश करता है कि उसने क्या चीज सीखी है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से 5E मॉडल पर ही है। विच कंपोनेंट ऑफ 5E मॉडल एनकरेजेस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू न्यू सिचुएशन? 5E मॉडल का कौन सा चरण नई परिस्थितियों में ज्ञान लागू करने पर केंद्रित है? इलेबोरेट, एक्सप्लोर, इवेल्युएट, एंगेज। 5E मॉडल अभी हमने पढ़ा था, तो उसमें नई परिस्थितियों में ज्ञान को कब लागू कर रहा है वो, ये देखो 5E था ना। सबसे पहले तो क्या कर रहा है, संलग्न कर रहा है उस एक्टिविटी में, यानी कि जो भी टॉपिक उसे पढ़ा रहे हैं, फिर खुद से उसको एक्सप्लोर कर रहा है, यानी कि उसी जो ज्ञान अभी या जो एक्टिविटी टीचर करा रही उसमें वो ढूंढ रहा है, फिर व्याख्या कर रहा है, फिर विस्तृत कर रहा है। इलेबोरेट या विस्तार का मतलब हुआ अब वो जो उसने सीखा था उसे नई सिचुएशन में भी यूज कर रहा है, नई सिचुएशन में यूज कर रहा है, इलेबोरेट में आएगा वो, इलेबोरेट में, ठीक है, इलेबोरेट। अब आपको क्या करना है, मॉडल्स को मैच करना है, ठीक है, कहां से क्या लिए गए हैं। यहाँ गैने का मॉडल है, एडी मॉडल है, एश्योर मॉडल है, आई केयर मॉडल है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, एक तो चीज इतनी इजी है ना जो आपने अभी पीपीटी पढ़ते पढ़ते अभी क्लास करते करते ही समझी है, उससे लगा लो, एक अगर मैच हो जाता है तो सारे मैच हो जाते हैं। एक तो अभी आई केयर मॉडल तो अभी हमने पढ़ा ना, आई केयर मॉडल का फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, बाकी सबके तो किसने कहा कौन सा दिया है वो दे रखा है। यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डी के साथ 4 जा रहा है। अब यहाँ पे चेक किया तो डी के साथ 4 सिर्फ एक ही में, यहीं से आंसर बन गया आपका। बाकी नहीं भी पता तब भी आपको एक से तो पता चली गया। अब बाकी देख लेते हैं। ए के साथ 3 है, गैने का 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट हमने जो है वो कर रखा है। गैने का मॉडल जो है, गैने ने आपके लर्निंग के 8 स्टेप्स भी दिए हैं, इसको भी हमने लर्निंग में पढ़ा था। साथ ही साथ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस देने का एक तरीका भी ढूंढा है कि 9 स्टेप्स इसमें होते हैं, और इनका कहना था अगर इन 9 स्टेप्स को फॉलो किया जाए क्लासरूम में तो बच्चा कभी भी लर्निंग को एस्केप नहीं कर सकता, मतलब लर्निंग होगी ही, ठीक है। फिर इसके बाद बी के साथ 1, एडी मॉडल के साथ आपका फ्लोरिडा से आया था, ये फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी का था। और एश्योर मॉडल का यहाँ पर आ रहा है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग, ठीक है, यही बच गया इसके लिए। क्वेश्चन 9, अगर 5E मॉडल समझ गए हो तो इसको कर लोगे। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, ठीक है। यहाँ अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन में आप नॉलेज को प्रयोग कर रहे हो। असेसिंग अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप समझ को क्या कर रहे हो, उसको असेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसका आकलन कर रहे हो। स्टिमुलेटिंग क्यूरियोसिटी एंड प्रायर नॉलेज, बच्चे के अंदर जिज्ञासा जगा रहे हो, उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहे हो। और हैंड्स ऑन एक्टिविटी, यानी कि समझ बढ़ाने के लिए एक्टिविटी कर रहे हो। आंसर क्या है, बी। एंगेज का मतलब क्या है, बच्चों की क्यूरियोसिटी, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाना, तभी बच्चा जो है एक्टिविटी में आपकी टीचिंग में इन्वॉल्व होगा। फिर आपका एक्सप्लोर क्या है, बच्चा गतिविधि करके, जो खोज करके, अन्वेषण करके उस टॉपिक को सीखेगा। सी का 2 है, असेसिंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अपनी समझ का आकलन करेगा। और इलेबोरेट का है 1, अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, ठीक है।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेबोरेट, विस्तार करने का मतलब क्या होता है, जो सीखा हुआ ज्ञान है हम उसे नई सिचुएशन में भी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, गैने 9 इवेंट इंश्योर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग फ्रॉम अटेंशन टू रिटेंशन, कि गैने के जो 9 चरण है, ध्यान से लेकर अवधारण तक संरचित अधिगम सुनिश्चित करते। दे फॉलो अ कंस्ट्रक्टिव सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, ये रचनावादी क्रम का पालन करते। ए और आर दोनों ट्रू है और आर ए को एक्सप्लेन करता है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है, या दोनों फॉल्स है। देखो ए तो सही है, ये आपने सही देखा है, पर आर सही नहीं है। गैने का ये जो 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्टिव सीक्वेंस पे नहीं, कॉग्निटिविज्म पे आधारित है। ठीक है, संज्ञानवाद पर, संरचनावाद पर नहीं, संज्ञानवाद पर, या कई जगह आपको व्यवहारवाद भी मिल जाएगा। व्यवहारवाद या संज्ञानवाद के ऊपर आधारित है। तो इसका सही आंसर बी है। ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड नहीं है ये। नेक्स्ट है आप, द एश्योर मॉडल इज टीचर सेंटर्ड, और रीजन है इट इंक्लूड्स लर्नर एनालिसिस एज the first step. Both A and R true, R explains A. Both true, R does not explain A. A false, R true, या both false. C सही है, A false है और R true है। Assure मॉडल टीचर सेंटर्ड नहीं है, ठीक है, और ये लर्नर एनालिसिस फर्स्ट स्टेप इंक्लूड करता है, ये बिल्कुल सही है। तो A false है लेकिन R true है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। असर्शन है यहाँ पर, 5E मॉडल अलाउज लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। R है बिकॉज द 5E मॉडल इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अब फिर वही है ऑप्शंस, बोथ ए और आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, बोथ ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल आर, शिक्षण मॉडल के घटक होते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिंटेक्स, सोशल सिस्टम एंड इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ द अबव। कंपोनेंट्स क्या होते हैं टीचिंग मॉडल के? टीचिंग मॉडल में क्या क्या चीजें आती हैं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, आपके उद्देश्य क्या होते हैं, सिंटेक्स मतलब संरचना, इस मॉडल की संरचना क्या होगी, सोशल सिस्टम का मतलब होता है टीचर, टीचर का रोल क्या है यहाँ पर, चाइल्ड का क्या है, और इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था ना, आपको क्या करना है, आपको बस खाली नाम ज्यादा याद रखने हैं कि कौन सा मॉडल किसने दिया है। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको मॉडल्स दिए हैं, लिस्ट 2 में उनके प्रोपोनेंट्स दिए, तो इसको आपको मैच करना है। एक तरफ है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल एंड सोशल इंटरेक्शन मॉडल। दूसरा यहाँ है आसुबेल, जॉन डीवी, रिचर्ड शूमैन और जीन पियाजे, बी है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आपका किससे रिलेटेड है? रिचर्ड शूमैन का दिया हुआ है। ठीक है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मोस्टली ये आपका पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल जो है इन्होंने दिया है। डेवलपमेंट मॉडल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका किसने दिया है? ये जीन पियाजे ने। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल आपका आसुबेल का दिया हुआ है। और सोशल इंटरेक्शन से ही पता चल रहा है, जब हम सोसाइटी का रोल मेजरली कौन बताते हैं? जॉन डीवी, तो जॉन डीवी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में एक बार आपको मैं बता देती हूँ, आसुबेल ने ही आपका, अगर आपका क्वेश्चन कभी बन जाए कि मीनिंगफुल लर्निंग की बात कौन करता है, अर्थपूर्ण अधिगम की बात किसने की है? तो आसुबेल ने की है। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात ये आसुबेल कहते हैं। इनका मानना है कि भाई बच्चे के लिए अर्थपूर्ण अधिगम तब होगा जब वो उसे जो अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उनके साथ जोड़ पाएगा और रियल लाइफ के साथ भी उसे कनेक्ट कर पाएगा। तो मीनिंगफुल लर्निंग की बात ये करते हैं। और इनको ये देखते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का मतलब है कि टीचर को यहाँ पर क्या देखा गया, को यहाँ पर ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा गया है, एक संगठक के रूप में। टीचर का काम क्या है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग जो नई नॉलेज उसे दी जा रही है उसको सही तरीके से संगठित करके बच्चे के सामने प्रेजेंट करना। टीचर का काम यहाँ पर इनके मॉडल में 2 चीजें इंपॉर्टेंट मानी गई हैं, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेशन। जब तक प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही सही ढंग से ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होगा, बच्चा उसे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो टीचर का काम होता है कि बच्चे को पहले एक एडवांस लेवल की चीज, मतलब जो पढ़ाने वाले हैं उसको एक एडवांस लेवल की चीज से पहले उसके सामने ऑर्गेनाइज करे, उसके सामने प्रेजेंट करे। फिर इसके बाद जो रियल कंटेंट है, प्रीवियस नॉलेज से उसको जोड़े, फिर उसके रियल कंटेंट को उसके सामने सीक्वेंस में प्रेजेंट करे। ठीक है, तो ये क्या है आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मॉडल का कार्य नहीं है? पाठ्यक्रम की डिजाइनिंग, शिक्षण सामग्री का विकास और चयन, शिक्षक सीखने की स्थिति में शिक्षकों की गतिविधि का मार्गदर्शन करना, सामाजिक कौशल का चयन। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हो। कोई भी मॉडल ऑफ टीचिंग होगा तो उसमें करिकुलम कैसे डिजाइन करना ये तो आएगा, इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी होगा,
टीचर की एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए किसी लर्निंग सिचुएशन में, इसको भी गाइड। मॉडल ऑफ टीचिंग में ये सारी चीज आ जाएंगी। सोशल स्किल्स को सिलेक्ट करना नहीं होगा। सोशल स्किल्स जो है आपके, ये तो वैसे भी जब आप ग्रुप में एक्टिविटीज कराते हैं तो आप चूज थोड़ा ना करते हैं कि सोशल स्किल कौन कौन से यहाँ पर डेवलप करने ही, मतलब आप किसी बेसिक उसको लेके नहीं चलते, वो अपने आप बीच में डेवलप होते हैं, ठीक है। तो टीचिंग में क्या आएगा, फोर्थ वाला इसका ऑप्शन है। बाकी सारी चीजें इसमें आएंगी लेकिन फोर्थ नहीं आएगा। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल वाज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ ब्रूस जोइस, डेविड आसुबेल, जॉन आसुबेल, जॉइस एंड वेल। बी है ये, ठीक है, डेविड आसुबेल, डेविड आसुबेल है। नेक्स्ट है आपका क्लासरूम इंटरैक्शन एनालिसिस, इंटरैक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय पियाजे, हल, ब्रनर, नेड ए फ्लेंडर, नेड ए फ्लेंडर। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय, शिक्षण का आगमनात्मक मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, हिल्डा टाबा, ब्रनर, आसुबेल, ब्रूसवेल। इंडक्टिव मॉडल किसने किया है, हिल्डा टाबा ने। इनके मॉडल के बारे में भी आपको बता देते हैं। इंडक्टिव मॉडल तो है ही टीचिंग का, इन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट के लिए भी अपना एक इंडक्टिव मॉडल दिया था। इनके लेवल को ग्रास रूट मॉडल भी कहा जाता है, ग्रास रूट, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, हम जैसे आजकल क्या होता है, अगर हमारा करिकुलम देखें या फिर आप करिकुलम वैसे स्कूल लेवल पे भी बनता है, लेकिन वैसे आपका जो सिलेबस करिकुलम डिसाइड होता है वो कौन करता है, फिर एनसीईआरटी ने एक अपना एपेक्स बॉडी अगर करिकुलम या सिलेबस तैयार कर रही है और उसके बाद सब स्कूलों में वो इंप्लीमेंट हो रहा है, इसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्या कहते हैं हम, टॉप डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। पहले ऊपर किसी बॉडी ने डिसाइड किया और बाद में वो नीचे सब जगह लागू हो रहा है। लेकिन हिल्डा टाबा जो बात करती हैं, ये कहती हैं कि हमें चलना चाहिए बॉटम अप अप्रोच पे। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्यों है कि हम ग्रास रूट लेवल से शुरू करें। भाई करिकुलम किसके लिए बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है, तो तुम पहले बच्चों की नीड्स देखो, वहां पे जो रिसोर्सेज है उनको देखो और उसके हिसाब से आगे बढ़ के ऊपर की तरफ डिसाइड करो कि भाई क्या करिकुलम बनना चाहिए। तो इनकी बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, यानी ऊपर से कुछ भी सिलेबस डाल के उसे इंप्लीमेंट मत करो। पहले क्या करो, ये देख लो कि बच्चों की नीड्स क्या है, क्या उद्देश्य है, इन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कैसा कंटेंट इनके लिए होना चाहिए, और उसके बेसिस पे पूरा सिलेबस डेवलप करो, ठीक है। तो ये हिल्डा टाबा का मॉडल है। नेक्स्ट आएंगे फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस एसोसिएटेड विद। फ्लेंडर का जो इंटरैक्शन विश्लेषण है किससे संबंधित है, वर्बल बिहेवियर से, नॉन वर्बल बिहेवियर से, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। फ्लेंडर का जो इंटरैक्शन एनालिसिस था, इंटरैक्शन से ही पता चल रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लासरूम में बात कर रहे हैं। तो क्लासरूम में इन्होंने जो बात करी ना, सिर्फ वर्बल बिहेवियर की ही करी है, ठीक है। हालांकि इनकी एक कैटेगरी है मौन, लेकिन वो उसमें उसको ज्यादा उन्होंने डिटेल वो नहीं किया है। तो ये वर्बल बिहेवियर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग, फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तीनों है। फॉर्मल थ्योरीज क्या होती हैं, जो किसी ना किसी प्रीवियस फिलोसफी से ली गई है, पहले से कुछ फिलोसफी चली आ रही है और उनसे ली गई है, ये आपकी फॉर्मल थ्योरीज है, ठीक है, औपचारिक सिद्धांत। जैसे आपकी सोक्रेट्स के द्वारा क्वेश्चनिंग मेथड दिया गया था, वो आपकी फॉर्मल थ्योरी में आएगी। फिर डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज आपकी कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज होती है ये आपकी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की होती है, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे बता रहा है। एक्सपेरिमेंट्स, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो एक क्लासरूम में इस तरीके से किया जा सकता है। ये रियल में नहीं हो रहा, ठीक है, ये सिर्फ क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बता रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए, बस खाली विस्तृत रूप से ये बता दे रहे, वर्णात्मक। नॉर्मेटिव क्या होती है, जो नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन में चीजें चल रही हैं उसको ऑब्जर्व करके बनाई गई है। रियल में जो ऑब्जर्वेशंस हुए हैं उनके बेसिस पर अगर थ्योरीज डेवलप की गई है तो वो नॉर्मेटिव थ्योरी हो गई, ठीक है। आगे समझ में, फॉर्मल थ्योरी, औपचारिक सिद्धांत वो हुए जो किसी प्रीवियस फिलोसफी पर या कोई पुराने मेथड चले आ रहे उस पर बेस्ड है, तो वो फॉर्मल थ्योरी, औपचारिक सिद्धांत हो गए। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी वो हुई जो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर बताई जा रही है, मतलब विशेषज्ञों द्वारा। और नॉर्मेटिव थ्योरी वो हुई जो सही में रियल क्लासरूम में ऑब्जर्व करके डेवलप की गई, ठीक है। तो ये आपकी तीन टाइप की थ्योरीज होती है। इनको ना ऊपर ऊपर से ही पढ़ना, ये जो थ्योरीज और मॉडल है, ऊपर ऊपर से कहने का मतलब है इनके प्रोपोनेंट्स याद कर लिए, एक बेसिक आइडिया, जैसे मैंने आसुबेल के में बताया, इसमें टीचर को कैसे देख रहा है, वो ऑर्गेनाइजर के रूप में देख रहा है। हिल्डा टाबा के बारे में बताया, बस इतना याद करो कि बॉटम अप अप्रोच की बात करती है। एक टीचर, वहां पर करिकुलम डेवलपमेंट किसके हाथ में होना चाहिए, टीचर के हाथ में होना चाहिए। टीचर ज्यादा कनेक्टेड रहता है स्टूडेंट से। अब बेसिक एक दो लाइन इनके बारे में पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल क्वेश्चन यहाँ से पूछना मुश्किल है इनका, ठीक है।